हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं? मैं आज की इस लेक्चर के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 14 करना है। और मैंने पिछली क्लास में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिया था, जो कि आपसे नहीं हुआ होगा। और आपसे टेबल नंबर 1 तो पक्का बन गई होगी, क्योंकि वो आपको अच्छे से आ गई होगी। टेबल नंबर 2 में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, अगर आपने करा तो। नहीं करा तो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है जी। देखो, हमें इलस्ट्रेशन नंबर 14 करना है आज की क्लास के अंदर। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में 2 इलस्ट्रेशन सेम तरीके के करें। देखो, इस चैप्टर के अंदर ना हमारे स्टडी मैथ की एक खासियत पता है क्या है? हमारे स्टडी मैथ की खासियत है कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक है। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से सिमिलर नहीं होता। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग यूनिकता है। अगर आप यही क्वेश्चन को बार बार करोगे अगर आप यही क्वेश्चन को बार बार करोगे तो पेपर में भी इन्हीं क्वेश्चन से आएगा। 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मान लो 6 क्वेश्चन अलग अलग 6 के टाइप के होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में कुछ इस तरीके से है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा एडवांस अप, फिर उससे थोड़ा एडवांस अप, ऐसे ऐसे एडवांस अप करके क्वेश्चन आएंगे। करना ही क्वेश्चन ही है, ठीक है। बस लैंग्वेज को समझना है और उसकी तरफ से वर्क करना है। कहता है, एक मैनेजर ऑफ अ बुक स्टोर हैज टू डिसाइड द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट लॉ बुक टू ऑर्डर। एक मैनेजर है ऑफ अ बुक स्टोर का, एक बुक स्टोर का एक मैनेजर है। उसने डिसाइड करा कि नंबर ऑफ कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट लॉ बुक, मतलब टेक्स्ट की बुक बनाने का ऑर्डर उसके पास आया। कितने नंबर ऑफ कॉपी का ऑर्डर आया? एक बुक की जो कॉस्ट पड़ती है वो 60 रुपए पड़ती है, और उसको बेच देते हैं 80 रुपए, मतलब इसमें 20 रुपए का प्रॉफिट जन करते हैं। सिंस सम ऑफ द टैक्स लॉ चेंजेस ईयर आफ्टर ईयर। आपको पता है टैक्स के जो लॉ होते हैं वो ईयर आफ्टर ईयर हर साल चेंज होता है। फाइनेंस एक्ट बदलता है तो ईयर आफ्टर ईयर टैक्स लॉ भी चेंज होता है। और जो बुक इस साल बन गई वो बुक अगले साल काम नहीं आने वाली, क्योंकि अगले साल लॉ बदल गया, और लॉ बदल गया तो दोबारा बुक बनानी पड़ती है ना। एनी कॉपी अनसोल्ड, जो कॉपी अनसोल्ड रह जाती है, वाइल द एडिशन इज नॉन करंट, नॉट करंट मस्ट बी सोल्ड फॉर 30। और जो कॉपी मैंने इस साल, मान लो कोई कॉपी बनाई, एक मैंने लॉ की बुक बनाई, मैंने मान लो 10,000 बुक बनाई लॉ की, इस साल वाले इस ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा वो लॉ की बुक, मतलब टैक्स की बुक। इस साल में मान लो 10,000 बुक बनाई, जिसमें से मेरी 9,000 बुक बिक गई, 1,000 बुक रह गई। अब 1,000 बुक रह गई, अगले साल तो चेंज हो गया, वो बिकी नहीं, तो 1,000 बुक जो रह गई है वो अब 80 में नहीं बिकेगी, वो अब 30 में बिकेगी। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, कहेंगे यार सस्ती में ले लूंगा, फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम होगी, कहते हैं सस्ती में ले लूंगा, और जो अमेंडमेंट आएगी नहीं नहीं वो अलग से पढ़ लूंगा, बुक तो है मिली गई मुझे। अमेंडमेंट आई कितनी आएगी तो आएगी 10-15 पेज की, वो अलग से डाल देंगे उसके अंदर, तो अब वो अभी 80 में बिकेगा, तो कहता है 30 में बिकेगी। तो कहता है कि नई बुक जो बनती है उसको 60 रुपए की बनती है, और वो 80 में बिकती है, 20 का प्रॉफिट देके जाती है हमें। और अगर कोई बुक अनसोल्ड रह जाती है और ईयर चेंज हो जाता है, टैक्स लॉ बदल जाते हैं, तो हमें नई बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। जो पुरानी बुक होगी, जो अनसोल्ड रह गई है प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर की, जो भी फाइनेंशियल ईयर बोलते हो, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, तो वो बुक कोई काम नहीं आने वाली। अब वो बुक 30 की बिकेगी रद्दी के भाव। फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड से देखा गया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड ऑफ द बुक हैज बीन ऑब्टेन एज फ्लो। तो कहता है डिमांड ऑफ बुक इस तरीके से ऑब्टेन दे रखा है। कहता है नंबर ऑफ कॉपी आपको दे रखा है 15, कॉपी बिकने के कितने चांस है? 0.5, 0.05, 0.08, 0.20, 20 है, 445 है, 10 है, 7 है, 3 और ये 2 है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आपको दे दी इस बार। सर प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0.05 की होती है, फ्रीक्वेंसी तो होता है 5, 6, 7 ऐसे करके, प्रोबेबिलिटी दे दी आपको। मतलब 0.05% चांस है कि आपको 15 कॉपी की डिमांड आएगी। 0.08% चांस है कि आपको 16 कॉपी की डिमांड आएगी। 0.20% चांस है कि आपको 17 कॉपी की डिमांड आएगी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कॉपी की डिमांड दे रखी है, और इस तरीके से प्रोबेबिलिटी देखिए कितने प्रतिशत चांसेस है कि आपको इतने नंबर ऑफ कॉपी, इतने नंबर ऑफ कॉपी आने के चांसेस है। यूजिंग द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ अ रैंडम नंबर, आपको नीचे रैंडम दे रखा है, जनरेट द डिमांड ऑफ नेक्स्ट 20 टाइम पीरियड ईयर, मतलब 20 सालों के, अगले 20 सालों की डिमांड निकालिए आप। कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑब्टेन अंडर ईच ऑफ द कोर्स ऑफ द एक्शन ओपन टू द मैनेजर, व्हाट इज द ऑप्टिमलिटी पॉलिसी। कहता है आप तो पहले अगले 20 सालों की डिमांड निकालिए, और उसके बाद आप बताइए कि क्या क्या एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, क्या आपके पास ऑप्टिमल पॉलिसी है, प्रॉफिट बताइए। तो 20 सालों की डिमांड हमें रैंडम नंबर दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये फिर 10। तो 10, ये 11 होगा, ये 12 होगा, 13 होगा, इस तरीके से चलेगा। ऊपर नीचे मत करते ना, गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो, तो आपको एक क्वेश्चन बोला है, ये 15 चालू है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, टेबल नंबर 1 बनाता हूँ, और टेबल नंबर 1 के अंदर इस बार तो मुझे फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखी, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो टेबल नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उसके बाद आपको रेंज ऑफ रैंडम नंबर निकालना है। तो सबसे पहले दिखा रहा है डिमांड।
जो दे रखी है वो नंबर्स ऑफ कॉपीज में दे रखी है कि कितनी कॉपीज बिक जाती है, बिकने के चांसेस है। फिर दे रखी है आपको प्रोबेबिलिटी, ये आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है। फिर आप निकालोगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद फिर लिखेंगे रेंज ऑफ रैंडम नंबर। अब मुझे बताओ जो रेंज ऑफ रैंडम नंबर आपको दे रखा है वो 2 डिजिट वाले हैं या 3 डिजिट वाले हैं? सर 2 डिजिट वाले हैं, तो आप भी 2 डिजिट वाले ही रेंज बनाएंगे और 100 तक नहीं होगा, 100 क्योंकि 3 डिजिट का हो गया। ठीक, अब जरा देखो नंबर्स ऑफ कॉपी कितनी है, 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 15 16 17 18 19 20 21 22, ये आपके पास दे रखी है आपको कॉपीज। अब रेंज प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। 5 8 20 45, 5 8 20 45, 10 7 3 2, 10 7 3 2, इसका करते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.05 प्लस 0.08, ये आ गया 0.13 प्लस 0.20 0.33 प्लस 0.45 0.78 प्लस 0.10 0.88 0.07 0.95 0.98 और ये हो गया 1, मतलब 100%। इसका टोटल भी आपको पता है 1 ही आता है। अब रेंज बनानी है तो रेंज इस हिसाब से बनाऊंगा, रेंज ऑफ रैंडम नंबर इज ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 0.5 करो 0.4 और फिर 0.5 लेकर 12 तक यहाँ पर आएगा। आप समझ में आ गया आपको? 12, फिर 13 से लेकर बताओ 33 या 32? सर 32। फिर 33 से लेकर 77 78 87 88 94 95 97 और 98 और ये 99, ये बन गई रेंज ऑफ रैंडम नंबर। बस अब जो टेबल नंबर 2 है उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, आपने आंसर भी देखा होगा तो आपको समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, यही तो हम बैठे इसलिए ही है समझाने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ डिमांड एंड प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, डिमांड एंड प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। जो बुक अनसोल्ड रह जाती है वो 30 रुपए की बिकती है, मतलब 30 रुपए के लॉस में बिकती है। पहले ये समझो, जो बुक नहीं होती, इस साल की होती है और एप्लीकेबल होती है, जो नई बुक है वो 60 की बनती है, 80 की बिकती है, मतलब 20 रुपए प्रॉफिट देके जाती है। और जो बुक इस साल की अनसोल्ड रह जाती है अगले साल वो कितने की बिकती है? अगले साल तो लॉ चेंज हो जाएगा, तो नई बुक बनेगी, तो पुरानी बुक कितने की बिकेगी? 30 रुपए की, तो मतलब 60 की बनती है 30 की बिकेगी, तो 30 का लॉस होगा। अगर कोई बुक अनसोल्ड रहेगी तो 30 का लॉस देगा, अगर कोई बुक बिकती है वो 20 का प्रॉफिट देता है। बुक सोल्ड होगी तो 20 का प्रॉफिट देगा, और बुक अनसोल्ड वाली बिकेगी तो 30 का लॉस देगा, क्योंकि 30 में बिकेगी और बनी थी वो 60 की। ठीक है, चलो अब दोस्तों यहां पर हमें करना है सर 20 ईयर का, तो ये हमारे पहले मैं ईयर लिख देता हूं, 1 2 3 4 5, थोड़ा जूम करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। लेंथ ही है पर बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं इसके, बट थोड़ा लेंथ ही हो जाता है। ईयर हो गया, ईयर के बाद आप रैंडम नंबर देखेंगे, ईयर के बाद आप क्या देखेंगे जी?
रैंडम नंबर देखेंगे, फिर आप डिमांड देखना जो आपको लगता है कि आएगी अकॉर्डिंग टू द रेंज। डिमांड देखने के बाद नंबर ऑफ बुक अनसोल्ड इफ स्टॉक इज, नंबर ऑफ बुक अनसोल्ड रहेगी अगर स्टॉक इतना रहा तो। एक मिनट, नंबर ऑफ बुक अनसोल्ड इफ स्टॉक इज, स्टॉक अगर 16 रहा तो नंबर, कितने नंबर बुक अनसोल्ड रहेगी? अगर ये 17 रहा नंबर ऑफ बुक, कितनी अनसोल्ड रहेगी? अगर ये 18 रहा तो कितनी अनसोल्ड रहेगी? अब दोस्तों सबसे पहले तो आप रैंडम नंबर लिखो, कितना है? 14, 2, 93, 99, 18। 14, 2, 93, 99, 18। 71, 37, 30, 12, 10। 71, 37, 30, 12, 10। 88, 13, 0, 97। 88, 13, 0, 97। 57, 59, 32। 69, 32। 18, 8, 92, 93, 73। 18, 8, 92, 73। और ये है आपका रैंडम नंबर। अब ये रैंडम नंबर देखकर आप देखिए कि ये कौन से पे लाई कर रहा है। तो 14 कहां पर लाई कर रहा है बताओ जरा? 14 लाई करता है इस पे, नहीं इस पे। 17 इसकी डिमांड होगी। 14 लाई करता है 17 पर, देखो यहाँ लाई कर रहा है और यहाँ कर रहा है, तो इसकी डिमांड कितनी है? 17। अच्छा, दो कहाँ लाई कर रहा है? 2 लाई कर रहा है पहले वाले में, तो 15। और इसके बाद 93 कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पर तीसरे वाले में 20। 99 कहाँ लाई कर रहा है? 99, 22। 18, 18 कहाँ लाई कर रहा है जी? यहाँ पर तीसरे वाले में 17। 71 और 37, 71 कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पर 18। और 37 कहाँ लाई कर रहा है? 37 भी यहीं लाई कर रहा है। 71 भी यहीं कर रहा है, 37 भी है। 18, 18। आपको समझ में आ रहा है? बस यही थोड़े इसमें दिक्कत आती है। दिक्कत क्या है, मतलब मन नहीं करता लिखने का। 30 कहाँ पर लाई कर रहा है? 17 पे ही। अब 12, 10, 88 कहाँ लाई कर रहा है? 12, 10, 88। 12 कहाँ लाई कर रहा है? 16 पे। 10 कहाँ लाई कर रहा है? 16 पे। और 88 कहाँ लाई कर रहा है? 20 पर। 16, 16, 16, 16, 20। 13, 0, 57 कहाँ लाई कर रहा है? 13। 13 लाई कर रहा है 17 पे। 0 लाई कर रहा है 15 पे। 17, 15, 57 कहाँ कर रहा है? 57 भी 18 पे। 17, 15, 18। इस पे लाई कर रहा है 15 पे और 18 पे। 69 और 32 कहाँ लाई कर रहा है? 69, 18 पे, 32, 17 पे। ये 18 पे लाई कर रहा है और ये 17 पे लाई कर रहा है। 18 और 8 कहाँ लाई कर रहा है? 18 लाई कर रहा है 17 पे और 8 लाई कर रहा है 16 पे। 17 और 16। 92 और 73 कहाँ लाई कर रहा है? 92 लाई कर रहा है 20 पर और 73 लाई कर रहा है 18 पर। 20 और 18, 20 और 18, 20 और 18। इस तरीके से आपकी ये डिमांड आई और ये हुई रैंडम डिमांड। ठीक, अब इसके आगे दोस्तों ये क्या था? ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? आपको मैंने समझाया नहीं, बस समझाऊंगा। ये लिखा क्या था यहाँ पर? नंबर ऑफ बुक अनसोल्ड इफ स्टॉक इज 16, 17, 18। अच्छा दोस्तों, कि मैंने यहाँ पर जो अनसोल्ड, देखो यहाँ क्या लिखा है? नंबर ऑफ बुक अनसोल्ड। नंबर ऑफ बुक कितनी अनसोल्ड होगी अगर हमारा स्टॉक 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है? सर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मैंने अपना स्टॉक, जो मेरा स्टॉक है वो मेरा 16, 17, 18 ही क्यों लिया है?
मैंने 15 क्यों नहीं लिया, मैंने 20 क्यों नहीं लिया, मैंने 19 क्यों नहीं लिया, 21 क्यों नहीं लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीधा रटने की बात नहीं कह रहा मैंने एक लॉजिक देना है कि मैंने 16, 17, 18 ही क्यों लिया। ठीक है, ध्यान दें। देखो, हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर होगा, मैं स्टार लगा दूं उस पर। स्टार लगाने का मतलब है कि नीचे इसका रीजन दे रहा हूं। देखो, हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर आए वो ऑप्टिमल आए, ऑप्टिमल आए। हमारा जो आंसर आए वो ऑप्टिमल आए, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बाद में आपको समझ में आए। देखो, बोलने से अभी आप सुन तो लोगे, पर जब आप प्रैक्टिस करोगे, वापसी रिवीजन करोगे, तब आप भूल जाओगे 16, 17, 18 क्यों लिया था। समझ रहे हो? तो मैं फ्यूचर की सोच रहा हूँ, अभी की नहीं। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा बोलने से भी। मैं इस लाइन को 5 मिनट में कह के खत्म भी कर सकता हूँ, पर इसमें 10 मिनट लगाऊंगा, इसलिए क्योंकि आपको जब रिवीजन करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आए। हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर हो वो ऑप्टिमल आए, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ऑप्टिमल पॉलिसी पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे ऑप्टिमल पॉलिसी पूछ रहा है कि हमारा जो ऑप्टिमल पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए। व्हाट इज द ऑप्टिमल पॉलिसी, हमारा बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेस्ट। बेस्ट क्या होना, मतलब ऑप्टिमल मतलब बेस्ट, बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। अब एक बात ध्यान रखो कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बेस्ट आंसर चाहिए हमें, बेस्ट ऑप्टिमल आंसर चाहिए। अब ऑप्टिमल लाने के लिए, आंसर को बेस्ट लाने के लिए हमारे को स्टॉक सेलेक्ट करना है, क्योंकि कुछ स्टॉक अनसोल्ड भी रहा है, कुछ सोल्ड भी रहा है। क्योंकि अगर अनसोल्ड नहीं रहते तो ये नहीं बताता कि अनसोल्ड स्टॉक जो बच गए हैं वो तीसरों में बिकते। मतलब हमें ये पता है कि हमारे स्टॉक सोल्ड भी हुए हैं और अनसोल्ड भी रहे हैं। अब अगर आप पूरी लाइन में देखोगे, ये है डिमांडिंग, ये है डिमांड की लाइन। किसकी लाइन है ये? डिमांड की लाइन। तो आप जब इसमें डिमांड की लाइन देखोगे तो सबसे पहले आप देखो 3 ऐसी डिमांड देखो जो सबसे ज्यादा हो रही है। 3 ऐसी डिमांड देखो जो सबसे ज्यादा है। सर 3 क्यों, 2 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? इसका रीजन भी दूंगा मैं आपको। पहले ऐसी डिमांड देखो 3 जो सबसे ज्यादा हो रही है। देखो, अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 एक ये है, मेरे पे 15 कितनी है, मेरे पे 15 कितनी है, मेरे पे 15 की डिमांड कितनी आ रही है डिमांड जो आएगी मेरी। तो एक ये हो गया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान दे लो, इधर ध्यान से सुन लो भाई। डिमांड मुझे दे रखी है कि आने वाले 20 ईयर की जो डिमांड है वो इस तरीके से रहेगी। ठीक है, 15 की डिमांड आती है सेकंड ईयर में, तो ये एक ये हो गया 15। और देखो 15 कहां पर है, 2 ये हो गया 15, और 2 2 और 15, 15 कितनी है, 2। 16 देखो, 17 देखो, 18 देखो, 19 देखो, 20 देखो, 21 तो कभी आई ही नहीं। अब इनको गिनो कि अगर मैं 16 कहूं तो 16 की डिमांड देखो कितनी आ रही है। तो 16 देखो आप, 16 16 1 2 3, 16 कितना आ रहा है जी, 3 बार 16 आया। ठीक है सर। अब 17 देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 17 आया। आप देखो 18, 1 2 3 4 बार 18 आया। 19, 19 एक बार भी नहीं है, 19 0। 20, 20 मेरे पे कितनी है देखो, 20 1 2 और 3 मेरे 20 है। 21 देखो कितनी है, 21 एक भी नहीं है, 22 एक है। 21 एक भी नहीं है और 22 एक है। 21 0 है और 22 एक है। इस तरीके से रही है डिमांड, है ना, यही दिख रहा है आपको। इसका एक बार टोटल करना, 20 ही आ रहा है क्या, 4 6 4 10, 3 3 6 7 8 9, 19 आ रहा है। 20 एक कुछ मिस हो गया क्या, 19 भी है क्या, 19 21 है क्या कोई, 21, अच्छा हाँ 18 5 है, 18 4 नहीं, 18 5 है। अब ध्यान ध्यान देना, मेरे को ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक मिनट, कोई मैसेज आ, हाँ मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए। देखो ध्यान सुनना,
अगर मेरे पे स्टॉक अनसोल्ड वो ज्यादा रहा तो मुझे लॉस होगा। अगर मुझे अनसोल्ड स्टॉक मेरा ज्यादा रहा तो लॉस होगा, और अगर कम रहा तो तब भी लॉस होगा, पर एज कंपेयर टू ऊपर वाला कम लॉस होगा। जस्ट एज्यूम करो कि अगर आपके यहाँ 5 यूनिट का अनसोल्ड पड़ा है, अगर आपके यहाँ 5 यूनिट अनसोल्ड पड़ी है तो 30 रुपए के हिसाब से 5 या 15 150 रुपए का लॉस हो जाएगा। और अगर आपके 5 नहीं 2 यूनिट अनसोल्ड पड़ी होती तो 30 रुपए के हिसाब से 3 दूनी 6 60 रुपए का लॉस होता। तो मैं क्या चाहूंगा, इस कंडीशन को देखते हुए ये चाहूंगा कि जो अनसोल्ड स्टॉक बचे वो कम से कम बचे, जो मेरा स्टॉक बचे वो कम से कम। तो मैं कितने बनाऊं, कितनी बुक प्रिंट करूंगा, डिमांड को देखते हुए प्रिंट का स्टॉक निकालूंगा। अगर मेरी 17 की डिमांड रही तो मैं कोशिश करूंगा कि 17 के आसपास ही रहे, मेरा जो बुक प्रिंट करूंगा मैं 17 के आसपास रहे। समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूं। इस पॉइंट से यह समझ में आ रहा है कि अनसोल्ड स्टॉक ज्यादा बचने से लॉस ज्यादा होगा, और अनसोल्ड स्टॉक कम होने से लॉस कम होगा। लॉस तो होगा पर एज कंपेयर टू कम होगा। लिख दूं, अनसोल्ड स्टॉक ज्यादा बचने से लॉस कम होगा, लॉस ज्यादा होगा। अनसोल्ड स्टॉक अगर ज्यादा बचे, जितनी ज्यादा यूनिट के बुक बचेगी उतना ज्यादा आपके पास लॉस होगा 30 रुपए के हिसाब से। और अगर अनसोल्ड स्टॉक कम होगा उतना लॉस कम होगा, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि हमारा लॉस होए ना, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉस तो होना ही है दोस्तों, लॉस तो होगा, एक बार ना एक बार तो होगा ही। तो हम चाहेंगे कि हमारा लॉस कम से कम हो, पर लॉस होता ही होगा, क्योंकि हर बुक सारी बुक जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर अनसोल्ड स्टॉक हमारा ज्यादा बच गया इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारे को लॉस ज्यादा होगा दोस्तों। 5 यूनिट बचेगी तो 30 के हिसाब से हर एक यूनिट पे 30 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि 60 रुपए की बनती है और 30 की बिकती है अनसोल्ड वाली, जो बुक रह जाती है वो 30 की बिकती है, तो 30 रुपए का लॉस हो गया। तो 5 बुक बचेगी तो 30 का लॉस होगा, अगर 2 बुक बच जाएगी कम बचेगी बुक तो लॉस कम होगा, है ना। ठीक, ये समझ में आया। अच्छा, दूसरी स्ट्रेटेजी देखो, अगर मुझे कम लॉस चाहिए तो सबसे ज्यादा यूनिट देखो क्या बन रही है, सबसे ज्यादा डिमांड कहां आ रही है, सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है इस पे 17 पे, तो मैं 17 के आसपास ही रखूं। अगर मैंने 22 यूनिट बनाना चालू करा, ध्यान सुनना, मैं 22 यूनिट बना रहा हूं, अगर मैं 22 यूनिट बनाऊंगा और मेरी 6 साल 17 यूनिट बुक ही बिकेगी। मैं अगर हर साल 22 बुक बनाता हूं और मेरी हर साल 6 सालों तक 17 बुक ही बिकती है, तो सोचना मुझे लॉस कितने का होगा। 17 बुक बिकेगी, 22 बनाता हूं, मैं जैसे अज्यूम कर रहा हूं, मैंने कहा चलो ज्यादा बना लेते हैं, मैंने कहा ज्यादा बना लो, ज्यादा बुक बनाओ, सबसे ज्यादा बुक जो मैक्सिमम बुक है वो बना लो, मैंने कहा चलो 22 बना लेते हैं। जस्ट अज्यूम, मैं आपको एक लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ये लॉजिक कोई हर कोई समझाता नहीं है, आपको रटवाने की कोशिश करेगा, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझने की कोशिश करें। अगर आप समझते हो तो वेल एंड गुड हो जाएगा, आप किसी को जब बताओगे तो वो भी कहोगे यार बढ़िया है, अच्छे से हमको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट के सारी क्लियर है। अगर मैं ज्यादा मैंने एक डिसीजन लिया कि यार मैं क्यों ना ज्यादा यूनिट बनाऊं। अगर मैं ज्यादा यूनिट बनाऊंगा तो मेरी, अगर मैं ज्यादा यूनिट बनाता, मैंने मान लो मैंने 22 यूनिट बनाई, ठीक है, मैंने कितनी यूनिट बनाई 22, तो 22 यूनिट बनाऊंगा तो 6 साल ऐसे होंगे जिनमें 17 बुक ही बिकेगी, क्योंकि डिमांड 17 की है तो बुक 17 बिकेगी। तो कितनी बुक नहीं बिकेगी, मैं एक साल में 22 बुक बनाता हूं, 17 ही बिकती है, तो 22 माइनस 17 5 बुक नहीं बिकेगी, और 5 बुक ऐसी नहीं बिकेगी 6-16 तक, 5 30 बुक नहीं बिकेगी, एक साल में 5 बुक नहीं बिकेगी। अगर मैं 22 बुक हर साल बनाऊं, 20 के 20 साल 22 बुक बनाऊं, ध्यान देना, अगर मैं 20 के 20 साल 22 बुक बनाऊं तो मुझे 5 इंटू 6 एक साल में 5 बुक का अनसोल्ड रह जाएगी, और 6 सालों में, क्योंकि 17 की डिमांड 6 सालों तक चलेगी, और 20 सालों में अगर 20 के 20 सालों में 22 बुक बनाऊं, मतलब सारी बुक मैक्सिमम बना दूं, तो मुझे क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे एक साल में 5 बुक का अनसोल्ड रहेगा, और 6 साल में 5 30 बुक का आपके पास क्या रहेगा, अनसोल्ड हो जाएगी, और 30 के हिसाब से 30 ना 900 रुपए का लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो जाएगा, 900 का लॉस, 900 का लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सर आप ना ज्यादा बुक बना रहे हो, आप थोड़ी कम करो। मैंने कहा 21 करूं, तो अब अगर आप 21 करोगे तो 900 का लॉस तो
6 साल में होगा, अभी यहां का भी तो लॉस होगा। 4 बुक 5 सालों तक लॉस होगा। भाई देखो ना, 18 की डिमांड आ रही है 5 सालों तक, 18 की डिमांड आ रही है 5 सालों तक। अगर मैं हर साल 22 बुक बनाऊं तो 5 सालों तक 18 की डिमांड आएगी। जब 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 18 की डिमांड आएगी तब तक मेरे 4 बुक अनसोल्ड रह जाएगी। और ऐसा 5 साल तक होने वाला है, क्योंकि 5 साल 18 की डिमांड आएगी। तो 4 पंजे 20, 20 इंटू 30, 3 दूनी 6, 600 का लॉस हो गया। तो क्या आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है कि अगर आप ज्यादा यूनिट बनाओगे तो आपका लॉस पक्का ज्यादा होगा, क्योंकि जो डिमांड है वो कम आ रही है, डिमांड है वो कम आ रही है। तो अगर आप ज्यादा यूनिट बनाओगे, अगर आप ज्यादा यूनिट बनाओगे तो आपको ज्यादा लॉस होगा। क्यों होगा ज्यादा लॉस? क्योंकि बुक की डिमांड कम है, कम आ रही है, बुक की डिमांड कम आ रही है। अगर आप ज्यादा यूनिट बनाओगे तो आपको ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि बुक की डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। लेट्स सपोज आपने बुक मैन्युफैक्चर करी 22 और डिमांड आ रही है 17, तो आपको 5 बुक का लॉस होगा अनसोल्ड। और 5 को 30 से मल्टीप्लाई 5 3 या 15, 150 रुपए का लॉस हो जाएगा एक साल में। और ऐसी 17 की डिमांड अगर आपकी 10 साल तो गई ना, तो 1500 का लॉस हो जाएगा आपको। एक साल में 150, तो 10 साल में 1500। तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं आपको, डिसीजन लेना सिखा रहा हूं। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप ज्यादा बुक बनाओ या कम बुक बनाओ? सर कम बनाते हैं। अच्छा आओ सर कम आ जाओ, फिर दोबारा आ जाओ। आपकी गलत स्ट्रेटेजी लेते हैं। मैंने कहा सबसे कम बुक बनाओ, आपने कहा सबसे कम बुक बनाओ। जैसे अजम्पशन कि मैं, आपने बोला, मैंने बोला, क्यों ना हम ज्यादा बुक ना बनाए। अगर ज्यादा बुक बनाते हैं तो हमारे को लॉस देख लो कितना हो रहा है। अगर हम कम बुक बनाए तो लॉस होगा ही नहीं। तो मैंने कहा आपने अगर 15 यूनिट बनाते हो 20 सालों तक, 20 सालों तक अगर आप 15 यूनिट बनाते हो, 20 सालों तक अगर आप 15 यूनिट बनाते हो, तो पता है क्या होगा? आपको प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर आप 15 यूनिट बनाओगे ना 20 सालों तक, और आपकी डिमांड 17 की आ रही है, तो आप 2 यूनिट का, 15 की आपने मैन्युफैक्चर करी, डिमांड मान लो डिमांड आ गई 17 की। अगर डिमांड 17 आ गई तो 2 यूनिट आपकी जो बिक सकती थी आपने नहीं बिक पाई, क्योंकि आपने बनाया कितना? कम। 2 यूनिट, डिमांड 17 की है, बना 15 रहे हो। बुक 17 बिक सकती है, आप बना ही 15 रहे हो। तो आपकी 2 बुक जो बिक सकती थी वो नहीं बिकी, और 2 बुक बिकती। अगर मैं 17 बनाता तो 2 बुक बिकती, तो उसमें 20 रुपए का प्रॉफिट होता, क्योंकि हर बुक पे 20 का प्रॉफिट है, तो 40 रुपए में यहां कमाता, 2 दिन 40 रुपए। और अगर मेरी डिमांड 18 की होती तो, अगर मेरी डिमांड 18 की होती तो 3 बुक मेरी जो बिक सकती थी नहीं बिकती, फिर 20 रुपए का प्रॉफिट होता मेरा, 3 दूनी 6, 60 रुपए प्रॉफिट होता। अगर मेरी 16 होती तो 1 रुपए का बुक, एक बुक बिक सकती थी, आपने 15 बनाई, 16 बिक सकती थी, आपने एक बुक नहीं बिकी, तो 20 रुपए का प्रॉफिट होता। और अगर आपकी बुक 19 होती तो आपको 4 रुपए का लॉस होता, 4 बुक का लॉस होता, 4 बुक के प्रॉफिट का लॉस होता। ये बोलो कि 4 बुक जो बिक सकती थी आपने नहीं बनाई, कम बनाई आपने बुक, जो 19 की डिमांड आ गई तो आपके पास प्रॉफिट हो। इस बार तो चलो 19 की डिमांड है ही नहीं, क्वेश्चन में 19 की डिमांड नहीं है, तो 20 की डिमांड है। 20 की डिमांड कितने सालों तक है? 3 सालों तक, मतलब 3 साल तो 20 की डिमांड है, 3 सालों तक 20 की डिमांड है। तो 5 बुक, अगर मैं 20 की डिमांड आती है और मैं बनाता हूं 15 बुक हूं, अगर मैं कम बुक बनाऊं सबसे कम, और मेरी डिमांड ज्यादा आ जाती है, तो इस केस के अंदर मुझे प्रॉफिट का लॉस होगा। देखना कितना? 5 बुक का 20 के हिसाब से 5 दूनी 10, और ऐसा 3 सालों तक होगा, क्योंकि 3 साल तक 20 की डिमांड आई थी, 300 रुपए का लॉस, प्रॉफिट का लॉस है ये। और 20 की, और ये 16 की डिमांड कितने सालों तक है? 3 साल तक। 16 की डिमांड कितने सालों तक है? 3 साल तक। तो 3 दूनी 6, 60 रुपए की डिमांड, 60 रुपए का लॉस हो जाएगा इधर। और ये 18 डिमांड कितने सालों तक है? 5 सालों तक 18, मतलब एक साल में 60 रुपए का लॉस, तो 5 साल में 6 पंजे 30, 300 का लॉस। और ये तो सबसे ज्यादा थी भाई। 17 की डिमांड 6 सालों तक थी। अगर आप 17, आप 15 बुक बना रहे हो, 15 बुक बना रहे हो, और आपकी डिमांड 17 की आ रही है 6 सालों तक, और आप 15 बना रहे हो, कम बना रहे हो, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट का लॉस होगा। 6 सालों तक 17 बुक बिक सकती थी, आप 6 सालों तक बेवकूफपंती 15 बुक बनाने लगे, तो आपको 6 सालों तक 6 दूनी 624, 240 का लॉस होगा। ये क्या है? ये लॉस है प्रॉफिट का। तो क्या हमें 15 कम बुक बनानी चाहिए? नहीं, हमें क्या करनी चाहिए? कम बुक भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉफिट का लॉस भी हो जाता है। स्टार्ट नंबर 3, अगर हम अगर हम कम बुक बनाते हैं,
अगर हम कम बुक बनाते हैं तो उससे उससे हमें प्रॉफिट का लॉस होगा, क्योंकि बुक कम बनाई और डिमांड ज्यादा आ गई। बुक कम बनाई और डिमांड ज्यादा आ गई। बुक कम बनाई और डिमांड ज्यादा आ गई, तो भाई आपको प्रॉफिट का लॉस होगा पक्का। लास्ट एग्जांपल कि आपने बुक जो बनाई वो 15 बनाई और डिमांड आपकी आ गई 18, तो आपको 15, 16, 17, 18 3 बुक का प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा। और जितने साल तक 18 की डिमांड है कि उतने साल तक लॉस होगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? अब आओ सर, दो बातें मैंने आपको क्लियर कराई। ज्यादा बुक भी मेंटेन मत करो, ज्यादा स्टॉक भी मत बनाओ। मैंने 16, 17, 18 क्यों लिया? बहुत सोच समझ कर। ज्यादा बुक भी बनाओगे तो ज्यादा लॉस हो जाएगा क्योंकि डिमांड कम आ रही है, और अगर आप कम बुक बनाओगे तो कम बुक के हिसाब से डिमांड ज्यादा दिख रही है तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ऐसी बुक बनाओ, इतनी बुक मेंटेन करो, ये देखो कि सबसे ज्यादा डिमांड कौन सी बुक में आ रही है, कितनी बुक में सबसे ज्यादा डिमांड है। तो सबसे ज्यादा डिमांड देखो आप। अगर आप सबसे ज्यादा डिमांड देखोगे तो 17 है पहले नंबर पे, फिर उसके बाद 18 है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे या तो 20 है या 16 है। तो मैं अगर 20 ले लेता हूं, ध्यान देना, अगर मैंने दूसरे नंबर वाला, आप सोचोगे मैंने यहां पर 16 डाल दिया, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि तीसरा आप ये ले लो, 16, 17, 18 की डिमांड बनाओ। मतलब सबसे जो ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो एक सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा डिमांड है वो सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा डिमांड है वो सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे तो दो चीज आ गई, अब क्या करूं? अब आप ये करिए दोस्तों कि अगर आप 17 के क्लोज रहोगे तो आपको बेनिफिट होगा, और अगर आप 17 के दूर रहोगे, 20 17 से बहुत दूर है, तीन बुक का दूर है, और यहां 16 17 से पास है। सोचो, अगर आपने 20 बुक बनाई और 17 बुक बिकी, डिमांड कितनी की आई? 17। अगर आपने 20 का स्टॉक करा और डिमांड 17 की आई तो आपको लॉस होगा 900 रुपए का। और अगर आपने 16 बुक बनाई और डिमांड आ गई 17 की, तो प्रॉफिट का लॉस कितने का होगा? प्रॉफिट का लॉस सिर्फ 20 रुपए का होगा। ध्यान समझ लो फिर दोबारा कि 20 बुक बना दो। मेरे को इन दोनों में कंफ्यूज हो रही है, पहले समझ में आ गया कि जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड उसको सेलेक्ट कर लो। मान लो 17 भी 6 में आती, फिर 18 भी 5 साल तक आती, और 19 भी 5 साल तक आती, तो ये 3 सेलेक्ट कर लो। मतलब सेलेक्ट 3 ही करना कि 3 में आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपको कितना स्टॉक मेंटेन करना है। 3 से ज्यादा सेलेक्ट मत करिएगा। 3 एक ऐसी बेसिक वो है कि 4 करना 4 कर लो, 5 करना तो आप साफ ही सकते हो, वो फायदा नहीं है। फायदा है कि 3 में ही करो और 3 में ही आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा जो आप चाहते हो। अगर आपने 16 सेलेक्ट ना करके 20 सेलेक्ट करा, तो 20 सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप 20 बना रहे हो हर साल, तो इधर आपको 17 बनती है, तो 20 और 17 में 3 का फर्क आता है, और 3 बुक आपकी अनसोल्ड रह जा रही है। 20 बनाते हो तो 17 बिकती है, 6 साल तो 3 बुक अनसोल्ड रहती है, ऐसी 6 साल तक अनसोल्ड रहती है 3 बुक, क्योंकि 6 साल तक 17 की डिमांड है, 6 18 और 30 के हिसाब से लॉस देख रहा कितना ज्यादा लॉस हो गया। पर अगर आप 16 लेते हो तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको अगर 16 भी बनाओगे और 17 की डिमांड आ गई तो एक ही तो नहीं बेच पाओगे। मतलब हमने बनाई 16 बुक और डिमांड हमारी ज्यादा आ गई, एक से ज्यादा आ गई, 17 आ गई, तो एक बुक नहीं बेच पाएंगे, और एक बुक को नहीं बेचने का लॉस कितना होगा? प्रॉफिट का लॉस कितना होगा? सिर्फ 20 रुपए, क्योंकि एक बुक जो 20 रुपए प्रॉफिट कमा कर देती है वो नहीं बेच पा रहे, तो 20 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होता वो नहीं होगा, तो 20 का प्रॉफिट के हिसाब से इतने का लॉस क्यों करवा रहे हो भाई? इसलिए 20 का प्रॉफिट इनको 6 तो नहीं 12, 120 के प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा अगर मैं 16 बनाता हूं। अगर मैं 16 बुक बनाता हूं, मेरी 17 की डिमांड आती है, तो 120 प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा। और अगर मैं ये बनाऊं, 20 बुक बनाता हूं, तो 20 बुक बनाने पर 17 का अगर डिमांड आती है 6 साल, तो तीन बुक का लॉस होगा 1 साल में, और 6 इंटू ज्यादा 18 बुक होगी 6 साल के अंदर, और 30 के हिसाब से लॉस होगा, तो 540 का लॉस। तो मैं क्या चाहूंगा? ज्यादा लॉस करवाना क्या? देखो आप मेरी स्ट्रेटेजी समझो, अगर मैं बुक नहीं बेच पा रहा तो 20 का प्रॉफिट का लॉस होगा, और अगर मेरी बुक बच जाती है तो 30 की बुक पर लॉस होगा। समझ लो लॉस कहां पर ज्यादा है? बुक अगर कम बनाते हो
और ज्यादा बुक की आ जाती वो आ जाती है, ज्यादा बुक की डिमांड है, तो आपको जो लॉस होगा वो 20 का प्रॉफिट जो होना था वो नहीं होगा, अब तो 20 के प्रॉफिट का लॉस होगा। अगर आप ज्यादा बुक बनाते हो तो अनसोल्ड रह जाएगी, अनसोल्ड में 30 रुपए का लॉस होगा। तो आप कोशिश करें कि उस बीटीवी नहीं मिलाए। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, इतनी सी बात समझाने के लिए इतना सारा समझाना पड़ रहा है दोस्तों, ये इसलिए लॉजिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हम उतने स्टॉक की बुक बनाएं, उतना स्टॉक बनाएं, हम उतना स्टॉक बनाएं जो स्टॉक सबसे ज्यादा डिमांड है, जिस स्टॉक में डिमांड ज्यादा है, जिस स्टॉक में डिमांड ज्यादा सालों तक है, जिस स्टॉक में डिमांड ज्यादा सालों तक है, जिस स्टॉक में डिमांड ज्यादा सालों तक, दैट इज क्या होगा, 17 स्टॉक बनाओ, 6 सालों तक डिमांड है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। 17 बनाए, 6 सालों तक 17 बिक गई तो ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, सॉरी प्रॉफिट तो होगा ही, 17 बुक बेचने में 20 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट होगा, पर लॉस नहीं होगा, ना तो प्रॉफिट का लॉस होगा और ना अनसोल्ड यूनिट का लॉस होगा। अगर आप 18 बनाते हो तो इसमें एक बुक का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 18 बनाओगे तो 17 डिमांड आएगी, ठीक है, और आप 16 बनाओ तो 16 17 18 बुक बनाओ जो उसके पास है, जो सबसे पास जिसके ज्यादा डिमांड आ रही है उसके आसपास बनाओ, जिससे आपका लॉस कम रहे, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसलिए वो 16 17 18 लिखा गया है वहां पर। सिर्फ ये 16 17 18 लिखने के लिए मुझे आपको इतना बड़ा लॉजिक देना पड़ा, पर अब आपको लॉजिक क्लियर होगा तो आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये 16 17 18 आया क्यों है। अपने दोस्तों से पूछ लीजिए कि क्यों आया है, ठीक है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको बताओ, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आपके दोस्त उनको बताइए कि भाई ये ऐसा आया है, ये इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। क्योंकि उनकी देखो, आप हेल्प करो, आप क्लास ले रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं पर उनको ये लॉजिक नहीं दिया गया तो उनको लॉजिक दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी कहता है हमारे पास टाइम नहीं है सर, ठीक है। तो आओ, अगर मैं 16 यूनिट बनाता हूं, जो 17 18 16 मैंने उसके पास लगाया तो 16 17 18 मैंने एक लाइन पे लिख दिया। अगर मैं 16 यूनिट 16 स्टॉक बनाता हूं, ऐसा नहीं कर सकते कि 10 साल आपने ये बना दी, 5 साल आपने ये बनाई, फिर 5 साल, ऐसा नहीं बनाओगे तो पूरे 10 20 के 20 साल 16 ही बनाओगे, न तो 17 ही बनाओगे न तो 18। अगर मैं 16 यूनिट 16 स्टॉक बनाता हूं पूरे के साल तो मेरा कितना स्टॉक अनसोल्ड रह जाएगा, 16 बनाऊंगा, 16 मेरे पे बुक पड़ी है, डिमांड कितनी की आई 17 की, तो 1 रुपए का एक मेरी एक्स्ट्रा हो गई, तो अनसोल्ड का लॉस नहीं होगा मुझे। मैं क्या चाहूंगा कि मेरा प्रॉफिट का लॉस हो या वैसे लॉस हो। चलो यार मान लो यार क्या होता है, भाई मेरे को लगता है कि यार मेरी 17 यूनिट बिक सकती है, मैंने 16 बनाए डर के मारे, एक नहीं बिकी तो कोई दिक्कत नहीं, 16 का तो प्रॉफिट हुआ, एक का तो प्रॉफिट का लॉस होगा, चलो कोई बात नहीं, पर 16 जो यूनिट बिक गई उसका तो फायदा है। पर मैंने 17 यूनिट की डिमांड थी, मैंने 21 बना दी तो मेरे 4 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या चाहूंगा कि अनसोल्ड यूनिट कम से कम हो जाए, भले ही आप कम बना लो, भले ही आपका प्रॉफिट का लॉस हो जाए, पर इतना भी मतलब प्रॉफिट का लॉस होना कि आप बेवकूफबंती करो, है ना। अनसोल्ड यूनिट कम से कम हो, ये सोचने के आपको टारगेट रखना है। तो मैंने 16 बनाई तो मेरा क्या होगा, मेरी डिमांड 17 की आ गई तो प्रॉफिट का लॉस होगा, पर मैं चाहता हूं अनसोल्ड यूनिट का लॉस कम रहे। प्रॉफिट का लॉस क्या दिक्कत है भाई, प्रॉफिट होना तो नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर जो 16 यूनिट बिकी उसका तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो मैं यहां पर चाहूंगा नंबर ऑफ बुक अनसोल्ड इफ द स्टॉक, कितनी बुक अनसोल्ड रहेगी। अगर स्टॉक 16 बनाऊंगा पूरे साल, तो अगर 16 बनाऊंगा तो यहां पर मेरा अनसोल्ड कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने 16 बनाया, सॉरी रहेगा रहेगा रहेगा, क्योंकि मैंने स्टॉक बनाया 16 और मेरी बुक बिकी 15, तो 1 रुपए का आपके पास वो रहेगा, 1 यूनिट नहीं बिकेगी। अनसोल्ड कितनी यूनिट है, 1। मैं क्या निकाल रहा हूं, कितनी बुक अनसोल्ड है। अगर मैं 16 यूनिट पूरे 20 साल बनाता हूं तो 16 यूनिट बनाई, 17 की डिमांड आई, कोई भी अनसोल्ड यूनिट नहीं, 16 बनाई सिर्फ 15 ही बिकी। मान लो ये बिकी और ये बनाई और ये बिकी 15, तो एक अनसोल्ड रह गई। 16 बनाई, 20 की डिमांड आ गई तो कोई भी अनसोल्ड नहीं रहेगा, हाँ लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट का वो अलग है पर अनसोल्ड नहीं होगा। हम चाहते हैं कम से कम लॉस हो अनसोल्ड यूनिट का। भाई बुक पड़ी है, अब रद्दी के बाद बुकेगा, अच्छा कम बनाओ भाई, मेरे को उतनी चीज बनाओ जितना आपको बिक सकता है। आपने 20 बुक बना दी, ठीक है, बिकी 15 तो 5 बुक जो पड़ी रहेगी और रद्दी के भाव बिकेगी, फायदा क्या है। इसलिए अच्छा आप क्या बनाओ, 15 ही बनाओ, भले ही अब 20 भी आ जाता है डिमांड तो कोई बात नहीं, 5 बुक मना कर देंगे कस्टमर को, भाई नहीं है, ठीक है भाई 15 तो बिकेगी, लॉस तो नहीं होगा ना, अनसोल्ड है ना, पड़ी तो नहीं रहेगी, खाली हो जाएगा ना हमारा स्टॉक, समझ में आ रहा है, ठीक। तो भाई 16 पे अगर 16 बनाता हूं और 22 की डिमांड आती है तो कोई भी अनसोल्ड नहीं होती, 16 बनाता हूं 17 की डिमांड आती है, अगर 16 से कम है, 16 से अगर कम है तभी अनसोल्ड यूनिट बेचेगी। तो ये कम है, कम नहीं है, कम नहीं है, इधर भी कम नहीं है, इधर भी 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 नहीं है, अनसोल्ड यूनिट। देखो 16 यूनिट बनाऊंगा तो कोई भी अनसोल्ड यूनिट रहेगी, देख रहे हो आप।
अगर मैं 16 यूनिट बनाता हूं पूरे साल, सबसे बेनिफिशियल यही है 16 यूनिट बनाना। इससे क्या होगा, मेरी जो अनसोल्ड यूनिट है वो सबसे कम रहेगी 16 यूनिट पर, क्योंकि 16 यूनिट के नीचे एक ही ऐसा साल होता है, दो ऐसे साल होते हैं, एक नहीं दो, दो ऐसे साल होते हैं जहां पर 15 यूनिट की डिमांड आती है, जहां पर मेरी एक यूनिट रह जाएगी बिकने से। मैंने 16 बनाई और दो ही साल ऐसे है जिसमें 15 यूनिट की डिमांड आ रही है, तो मेरे 2 साल ऐसे होंगे जो अनसोल्ड बच जाएगा, अदरवाइज कोई भी साल नहीं होगा, हमेशा ज्यादा डिमांड आ रही है। तो अब 17 बनाएंगे, तो मैं तो एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूं। अगर मैं 17 बनाता हूं, फिर देखूंगा प्रॉफिट कहां पर ज्यादा हो रहा है। 17 बनाता हूं, मैं डिसीजन लेने के लिए कर रहा हूं दोस्तों, 16 17 18 3 स्टेप ने डिसीजन लेने के लिए कर रहे हैं। अगर मैं 16 बनाऊंगा तो इतनी लॉस हो जाएगा। अच्छा, 17 बनाऊंगा तो अगर 17 से कम होगा तो अनसोल्ड रहेगी, ठीक है। 17 से कम है तो अनसोल्ड, ये भी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 17 से कम होगा तो अनसोल्ड रहेगा। एक एक 17 से कम है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कम है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है एक, और ये है, ये समझ में आ रहा है। 16 यूनिट आ रही है, 16 बिकी, 17 बनाई, तो एक का अनसोल्ड बच गई। मैं निकालना चाहता हूँ अनसोल्ड। 18 बनाऊंगा तो 18 से जो नीचे होगा उसमें अनसोल्ड रहेगा, तो 18 से कराऊंगा तो जितनी ज्यादा यूनिट बनाते जाओगे उतनी अनसोल्ड बचती जाएगी। 19 बनाओगे फिर अनसोल्ड ज्यादा बचेगी, तो कम यूनिट बनाओगे तो अनसोल्ड कम रहेगा। अगर आप 15 यूनिट बनाते हो ना तो एक भी अनसोल्ड नहीं रहेगा, पर आपको प्रॉफिट का लॉस बहुत हो जाएगा, इसलिए 15 नहीं ली गया। 15 यूनिट बनाओगे तो सबसे कम है 15 ही, तो एक भी अनसोल्ड नहीं बचेगा, पर प्रॉफिट भी नहीं होगा आपको ज्यादा उससे, क्योंकि हर बार प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा ज्यादा यूनिट पर। ठीक है, हम तो चाहते हैं ना ज्यादा प्रॉफिट हो, चलो कोई भी अनसोल्ड भी रह गई तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो कवर कर ले। ठीक है, चल, तो हमने 18 बनाई, तो यहाँ पर 1 3, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ पर 1, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 1 2 2, ये नहीं। देख रहे हो आप, जितनी ज्यादा बढ़ रही है उतनी अनसोल्ड यूनिट बढ़ रही है। 19 बनाऊंगा, देखना और डबल हो जाएगा ये। 1 2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 1 1 2, ये भी नहीं। अब देखो, अगर 16 यूनिट बनाता हूं तो कितनी अनसोल्ड यूनिट रहती है, 2। ठीक है, अगर मैं 16 यूनिट 20 साल बनाता हूं तो 2 मेरी अनसोल्ड ही यूनिट रहेगी, और ये प्रॉफिट का लॉस देगी हमें। 17 यूनिट बनाऊंगा तो 2 3 4 5 6 7 यूनिट मेरी अनसोल्ड रहेगी। अगर मैं 18 यूनिट बनाता हूं तो मैं कितनी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यूनिट अनसोल्ड रहेगी। आई थिंक मैंने यहाँ पर गलती कर दी, देखो यह 15 था और 15 और 18 यहाँ पर 3 आना चाहिए, यहाँ 3 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 17 पे 1 आना चाहिए, 1 1 16 पे 2 आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 17 आएगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 7 आएगा, 1 और 2। ठीक है सर, ठीक है। चलो, अगर आप चाहते हो कि 19 बनाऊं 20 बनाऊं तो उसका भी निकाल सकते हो कितनी अनसोल्ड बचेगी, तो फायदा नहीं, क्योंकि ज्यादा अनसोल्ड और जितनी ज्यादा अनसोल्ड बचेगी उतना ज्यादा आपको लॉस होगा। तो ये मेरी पूरी स्टडी, इसको लिखना जरूर, देखो मेहनत करिए, लिखना जरूर। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। अब मैं प्रॉफिट निकालूंगा, क्योंकि मुझे बोला था प्रॉफिट भी निकाल के दिखाओ। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। अब एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हमें बताया जाएगा कि कंप्यूटेशन, प्रॉफिट का कंप्यूटेशन की स्टेटमेंट बनाई जाएगी, प्रॉफिट निकाला जाएगा उसके अंदर। आओ सर, सबसे पहले आप यहां पर लिखे, बनाइए नंबर ऑफ बुक ऑर्डर। ऑर्डर करा, मेरी एक दुकान है मान लो, और मैंने नंबर ऑफ बुक ऑर्डर करी है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, या आप जो भी लिख सकते हो। ऑर्डर करा मैंने, मैन्युफैक्चरर बोला भाई मुझे 17 बुक चाहिए। अब मेरी बिक्री कितनी, 15 बिक्री है, कभी 16 बिक्री है, कभी 17 बिक्री है, ऐसा हो रहा है। तो मान लो मैंने अगर 15 में लेके चल रहा हूँ, 15 16 17 और 18, 19 मत लेना, क्योंकि इतने में पता चल जाएगा आपको आपका बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब नंबर ऑफ बुक सोल्ड, और नंबर ऑफ बुक अनसोल्ड, इसको मैं नाम दे दूंगा बी, ये मेरा हो गया ए, और ये हो गया मेरा नेट प्रॉफिट।
जो कि ए माइनस बी होगा, और ये मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन मुझे एवरेज प्रॉफिट निकाला था। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 20 ईयर का, 20 साल का दे रखा ना डाटा, 20 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो देखो अब करना कैसे है, ध्यान देना। नंबर ऑफ बुक सोल्ड, कितनी बुक सोल्ड हुई वो यहां पर आएगा, कितनी बुक अनसोल्ड हुई वो यहां पर आएगा, और नेट प्रॉफिट कितने के हिसाब से मिल रहा है, प्रॉफिट कितने के हिसाब से मिलेगा, 20 रुपए के हिसाब से। प्रॉफिट मेरा कितने के हिसाब से, बुक जो बिकेगी वो कितने के हिसाब से प्रॉफिट कमा कर देगी, 20 के, और जो बुक लॉस होगा वो यहां शो कर दूंगा, जो मेरा लॉस होगा वो यहां पर शो कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान देना। 15 से लेकर चल रहा हूं दोस्तों, मैं कितने से लेकर चल रहा हूं, 15 से, 15, 16, 17, 18, क्योंकि 15 यूनिट अगर मैं बेचता हूं, 15 यूनिट अगर मैं बेचता हूं, और कितने सालों तक बेचता हूं जी, 20 सालों तक 15 यूनिट बेचता हूं, तो सारी की सारी बिक जाएगी और एक भी अनसोल्ड नहीं बचेगी, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 15 ही था। अगर मैं 15 यूनिट बनाऊं तो मेरी एक भी यूनिट अनसोल्ड नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों मैं यहां पर 15 लेकर नहीं चला, ये रीजन था कि मैं यहां पर 15 लेकर नहीं चला, क्योंकि मैं निकालना चाहता था नंबर ऑफ बुक अनसोल्ड, कितनी अनसोल्ड रहने वाली है। तो 15 पे तो एक भी अनसोल्ड नहीं रहेगी, क्योंकि 15 तो स्टार्टिंग है डिमांड, इससे कम तो डिमांड हो ही नहीं रही। तो इसका मतलब 15 यूनिट पे अनसोल्ड एक भी नहीं आती, इसलिए 15 नहीं लिया, 16 लिया। ठीक है, तो अगर मैं 15 यूनिट बनाऊं, अगर मैं 15 यूनिट बनाऊं 20 सालों तक, तो मुझे कितनी यूनिट मेरी बन जाएगी, 15 इंटू 15 यूनिट एक साल में बनाता हूं, और 20 सालों तक मेरी 15 यूनिट बनती है, तो 300 यूनिट बन जाएगी। अब 300 यूनिट बनेगी, इस 300 यूनिट में क्या होगा, कोई भी अनसोल्ड यूनिट नहीं बचेगी, क्योंकि सारी की सारी बिक जाएगी। और 300 यूनिट बनाऊंगा, बिकेगी, 300 यूनिट बिकेगी कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 60 की बनती है और 80 की बेचता हूं, तो 20 का प्रॉफिट होता है। तो 6000 का प्रॉफिट कमा कर देगी मुझे 15 यूनिट। 15 यूनिट अगर मैं बनाता हूं, 15 बुक बनाता हूं, या 15 बुक का ऑर्डर प्लेस करता हूं किसी मैन्युफैक्चर को, वो मुझे 15 बुक दे, मेरी 15 की 15 बुक बिक जाती है, एक भी अनसोल्ड नहीं रहती, और 20 सालों तक बिकती है। तो 15 बुक 20 सालों तक बिकेगी, तो 300 बुक बिक जाएगी 20 सालों में। अगर एक साल में 15 बुक बिकती है तो 20 साल में 300 बुक बिक जाती है। ये ईयर है, ईयर, ये ईयर है, और ये बुक है। तो 15 बुक एक साल में, तो 20 साल में 300 बुक बिकेगी, और हर एक बुक पे 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, 6000 का। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6000 आपने प्रॉफिट कमाया कितने सालों में, 20 सालों में, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो 300 आ जाएगा। सर ये क्या जरूरत थी इसको निकालने की, जरूरत है अगले वाले में, इस वाले में नहीं, अगले वाले में जरूरत है। अगले देखना, मैंने कहा अगर मैं 20 सालों तक 16 बुक बनाऊं तो मेरी कितनी बुक बिक जाएगी, कितने बुक बन जाएगी, 20 सालों तक अगर मैं 16 बुक बनाता हूं तो मेरी 16 बुक 20 सालों के हिसाब से 320 बुक बन जाएगी। एक साल में 16 बुक बनाऊंगा तो 20 साल में 320 बुक बन जाएगी। पर ध्यान देना, उसमें माइनस करेंगे दो क्यों माइनस करेंगे, दो इसलिए माइनस करेंगे कि 2 साल ऐसे थे जहां पर 16 बुक नहीं बिकी थी, 15 बुक मिली थी। 2 साल ऐसे थे जहां पर 16 बुक नहीं बिकी थी दोस्तों। पहले मैंने लिया कि 16 बुक अगर मैं 20 सालों तक बनाऊं तो मेरी 320 बुक बनेगी, 320 बुक बन जाएगी, जिसमें से 2 बुक नहीं बिकी, 2 अनसोल्ड रह गई थी ना 16 बुक। अगर 16 का स्टॉक होता मेरा, 16 में ऑर्डर प्लेस करता, मेरे को मैन्युफैक्चरर 16 बुक देता 20 सालों तक, तो 20 सालों तक 320 बुक मेरे पास आ जाती, और मैं उसमें से 318 ही बेच पाता, क्योंकि मैं 2 बुक मेरी जो अनसोल्ड है वो नहीं बेच पाता। ठीक है, तो इसलिए अनसोल्ड यूनिट को यहां से हटा देंगे, तो ये आ जाएगा सर आपका 318 ही बिकेगी। समझने की कोशिश कर रहे हो कितनी, क्यों आया 318, क्योंकि मैं 16 बनाता हूं, मैन्युफैक्चरर मान लेते हो, मैं 16 बुक बनाता हूं 20 सालों के लिए, तो 320 बुक बना दूंगा, मेरी बिकेगी कितनी, नंबर ऑफ बुक सोल्ड कितनी होगी, नंबर ऑफ बुक सोल्ड कितनी होगी सर, 300 बुक पूरी हो जाएगी क्या, नहीं, कितनी, सिर्फ 318, क्योंकि 2 बुक अनसोल्ड है, वो हटा दो, 318 बिकेगी। और अगर अनसोल्ड बुक है तो अनसोल्ड बुक में 30 रुपए के हिसाब से लॉस होगा, तो कितने का लॉस हो जाएगा भाई, 60 रुपए का लॉस हो जाएगा। अनसोल्ड बुक रहेगी 2, ये मेरी क्या है अनसोल्ड बुक, 2 के हिसाब से 30 का लॉस हो जाएगा, 60 रुपए का लॉस हो गया। 2 बुक भी नहीं बिकी, हर बुक पे 30 का लॉस, 60 का लॉस हो गया टोटल। तो मुझे टोटल प्रॉफिट और टोटल कॉस्ट कितना हुआ, मेरी इतनी बुक बिक गई, ठीक, इतनी बुक बिक गई मेरी, तो 318 बुक बिकी 20 रुपए के हिसाब से, 318 मल्टीप्लाई 20 कर रहा हूं, ठीक है, 318 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख देता हूं, 318 मल्टीप्लाई बाय 20, ये तो मेरा वो हुआ प्रॉफिट जो मेरी बुक बिकी। अब इसमें माइनस करूंगा लॉस, क्योंकि मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट, और 60 रुपए का हो गया मेरा लॉस। तो मेरा जो प्रॉफिट आया वो 318 इंटू 20 आया, तो 66360 माइनस करूंगा 60 रुपए, ये आ गया 6300, तो 6300 रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट होगा। दोबारा समझते हैं, मैंने 16 बुक बनाई 20 सालों में, तो मेरी 320 बुक बनी, जिसमें से मेरी बिकी 318 ही, क्योंकि 2 बुक अनसोल्ड रह गई। 318 बुक बिकी, तो 318 के हिसाब से मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो मेरा
6360 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 2 बुक जो नहीं बिकी थी उसमें 60 का लॉस भी हुआ, तो उसको माइनस कर दिया, तो 6300 मेरा नेट प्रॉफिट आया। अब 6300 मैंने कमाया 20 सालों के लिए, अब नहीं आएगा वो, देख लेना। 6300 डिवाइड बाई 20 आया 315 रुपए एवरेज प्रॉफिट पर ईयर। पर ईयर में 317-15 रुपए कमाता हूं। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते, जगह नहीं बची। 17, अगर मैं 17 बुक बनाऊं 20 सालों के लिए, 17 बुक बनाऊं 20 सालों के लिए, और 7 यहां से माइनस करूंगा, क्यों? क्योंकि 17 बुक बनाऊंगा 20 सालों के लिए तो मेरी बनेगी 340 बुक, और 340 बुक का जो मैंने ऑर्डर दिया, मैन्युफैक्चर या खुद बनाई, उसमें से 7 बुक नहीं बिकी, तो कितनी बिक गई? क्या निकाल रहे हैं? यहां पर क्या लिखा है? नंबर ऑफ बुक सोल्ड। समझ में आया? तो 17 बुक अगर 20 के हिसाब से 20 सालों बनाता हूं तो मेरी 340 बुक बनती है, बन गई, और उसमें से 7 बुक अनसोल्ड रह गई। 17 वाले केस के अंदर मेरी कितनी बुक अनसोल्ड थी भाई? 7, और 18 वाले केस के अंदर 17, तो 7 बुक अनसोल्ड रह गई, तो इसका मतलब मेरी 7 बुक नहीं बिकी होगी, तो कितनी बिक गई? 340 बनाई, 7 नहीं बिकी, तो भाई 333 बिक गई। और 7 बुक जो नहीं बिकी उस पर हर 30 रुपए के हिसाब से लॉस होगा मुझे, 7 किया 210 का लॉस हो गया। अब मुझे नेट प्रॉफिट बताओ कितना होगा? 333 बुक बिकी, कितने रुपए के हिसाब से? 20 के हिसाब से, तो 333 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। नेट निकालने के लिए मुझे लॉस यहां से माइनस करना पड़ेगा, तो भाई ये बताओ 333 माइनस मल्टीप्लाई 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में प्रॉफिट आया 6660, इसमें माइनस करूंगा 210, तो मेरा आया 6450, तो इतना मेरा नेट प्रॉफिट होगा। अगर 6450 आपने कमाया 20 सालों में, तो एक साल का कितना? डिवाइड बाई 20 कर दो, यह 322.5। ऑन एन एवरेज एक साल में आप 322.5 का प्रॉफिट कमाते हो। 18 पे आओगे ना तो आपको आपका डिसीजन पता चल जाएगा, जैसे 18 करोगे उसके बाद करने की जरूरत ही नहीं। देखो 18 बुक बनाता हूं 20 सालों के लिए, तो मेरा 18 बुक अगर मैं 20 सालों के लिए बनाऊं तो 360 रुपए का मेरी 360 बुक बनेगी, जिसमें से 17 बुक मेरी अनसोल्ड रह गई, तो मेरी बिकी कितनी? माइनस कर दो 17, तो मेरी बिकी 343 बुक, 343 बुक ही मेरी बिकी होगी, और 343 बुक बिकी और 20 के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। माइनस लॉस, लॉस कैसे निकालेंगे? जितनी बुक अनसोल्ड रह गई और हर बुक पे 30 का लॉस होगा, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 30, तो मुझे लॉस हुआ 510 का। इतना का प्रॉफिट हुआ टोटल बिकी, और 510 का लॉस हुआ नहीं बिकने पर, तो कितने का प्रॉफिट होगा? 343 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 510, यह आ गया 6350। और आप 6350 का अगर आपने एवरेज निकालो 20 सालों का, क्योंकि 6350 20 साल में कमाया, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो यार 317.5। अब इसमें से तीनों में से बता दो हाईएस्ट प्रॉफिट कहां पर है? पता है? अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि मैंने 18 से आगे 19-20 क्यों नहीं लिया। अब लेकर देखो 19-20-21 लोगे ना, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट और कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे वैसे अनसोल्ड यूनिट और बढ़ती जाएगी, और लॉस होगा तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा। इसलिए दिस इज द पार्ट, ये है सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। तो हम एज अ डिसीजन मेकर, सॉरी, हम एज अ सजेशन, हम कंक्लूजन देंगे कि हम अपने एम्प्लॉय या ऑपरेशन मैनेजर हैं, एज हम ऑपरेशन मैनेजर, और हम कंपनी को बोल रहे हैं जी कंपनी जी आप 17 यूनिट का या तो ऑर्डर दे दो, अगर खुद बना रहे हो तो 17 यूनिट मैन्युफैक्चर करो, इसमें आपको पर ईयर 322.5 का प्रॉफिट होगा, उस डिमांड पर जो डिमांड आपको गिवन थी। ना तो 15 दो, 15 16 15 ना 16 और ना 18, 17 यूनिट इज बेस्ट, इतने का ऑर्डर प्लेस कर दो या इतने क्या मैन्युफैक्चरिंग कर लो, इसमें आपको पर ईयर सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमम पॉलिसी। आया समझ में? नहीं आया? आया। कंक्लूजन, सिंस प्रॉफिट इज मैक्सिमम, सिंस प्रॉफिट इज मैक्सिमम फॉर 17 बुक्स ऑर्डर, अगर आप 17 बुक का ऑर्डर देते, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था या ऑर्डर दे रहा था, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। द ऑप्टिमम पॉलिसी इज टू ऑर्डर, तो ऑप्टिमम पॉलिसी ये रहेगी। हमारी पॉलिसी जो ऑपरेशन मैनेजर, हमें ऑपरेशन मैनेजर एज ऑपरेशन कंपनी को कह रहे हैं कि भाई आपकी ऑप्टिमम पॉलिसी ये रहेगी कि आप इज टू ऑर्डर 17 बुक पर ईयर, आप 17 बुक पर ईयर का ऑर्डर प्लेस करो।
अगर ये कहता ना कि हर साल का 20 के 20 साल का अलग अलग ऑर्डर बताओ, तो फिर मैं पागल हो जाता करते, ये नहीं हो पाता सर। 20 साल का अलग अलग ऑर्डर का मतलब 20 बार ये करना पड़ेगा आपको, तब जाकर निकाल पाओगे आप। तो सिंस प्रॉफिट इज मैक्सिमम फॉर 17 बुक ऑर्डर, द ऑप्टिमम पॉलिसी इज टू ऑर्डर, ऑप्टिमम पॉलिसी ये है कि 17 बुक का आप ऑर्डर प्लेस करो, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बच गया, हाईएस्ट प्रॉफिट ये रहा, ठीक है। ये वो टाइम, ये वो है जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। आगे जाकर ना आप एक क्वेश्चन जब स्टार्ट करा था उससे पहले आप लिख लेना कहीं पर, जब क्वेश्चन आपने स्टार्ट करा था यहाँ लिख लेना कि जो आपको नेट प्रॉफिट होगा वो किस तरीके से होगा, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है। 80 की बुक बेचते हो और 60 की बनती है तो 20 रुपए का नेट प्रॉफिट होगा, और जो लॉस होगा ऑन अनसोल्ड यूनिट पर वो कितने का होगा भाई। 60 का कॉस्ट आई और 30 की बेच दी, तो 30 का आपके पास लॉस हो गया। ये आप जरूर लिख देना कि नेट प्रॉफिट होगा तो इतने का, लॉस होगा तो इतने का, तब जाकर आगे ट्रीटमेंट कर लेना। तो दैट क्वेश्चन नंबर 14 मैं चाहता था ये आपको बोलता था डियर ये ऐसी होता है, ये ऐसी होता है, 16 17 18 ही लेना होता है और इसी वे में काम करना होता है। तो इससे आपका आंसर मजा नहीं आता क्वेश्चन करने में, टाइम लगा, एक क्लास लग गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी दिमाग खराब हो गया होगा। मैं चाहता हूँ एक बार आप क्वेश्चन एक बार और ट्राई कर लीजिए मेरे कहने पर, सिर्फ एक बार। ये क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ ना स्टडी मैट के, ये यूनिक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन देखो, अगले नेक्स्ट में जो नया क्वेश्चन कराऊंगा ना वो अलग ही यूनिक होगा, उसमें अलग ही बात हो रहा होगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आपस में यूनिक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आया हुआ, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास पे नए क्वेश्चन के साथ।